समझने का प्रयास करते हैं। ये जो अभिव्यक्ति है हमारी, जो एक इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है और मानव समाज की अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति एक दार्शनिक अभिव्यक्ति है और वो अभिव्यक्ति एक आप कह सकते हैं एक साहित्यिक अभिव्यक्ति है। दर्शन को अपने को इम्प्रेसिव बनाने के लिए इस तरह से आप इस चीज़ को मानिए कि उसको अपनी एक इम्प्रेसिव अभिव्यक्ति के लिए स्पष्ट रूप से भाषा और संवाद की कला में निपुण होना जरूरी है, और उसी तरह से साहित्य को अपने आप को मजबूत बनाने के लिए तर्क वितर्क की कला में निपुण होना बहुत जरूरी है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे? कहने का अर्थ ये है कि चाहे आप दर्शन की बात करें, चाहे आप साहित्य की बात करें, ये दोनों ही एक दूसरे के सब्जेक्ट मैटर को और मेथड्स को यूज़ करते हैं अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि दर्शन को अगर अपने आप को परसुएसिव बनाना है और अपने आप को इम्प्रेसिव बनाना है, तो उसे उस कला को, उस भाषा की कला को साहित्य से सीखना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2+2=4 कह देने से आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते पूरी तरह से। वो इम्प्रेशन लाने के लिए आपको भाषा की कला को सीखना, उसकी जो एक कहते हैं संवाद कला को सीखने की बहुत ज़रूरत है। मुझे याद है कि दर्शन में एक पूरा संप्रदाय है, एक स्कूल है जिसे कि सोफिस्ट स्कूल कहा जाता है। प्रोटागोरस उसके प्रोपाउंडर माने जाते हैं, एंड ही इज सीन एज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया, उनका जो फोकस था वो इस बात पे था कि आप भाषा के माध्यम से अपने विचारों को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दर्शन का सिर्फ मतलब क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा और सत्य को जान के उसको सामने ला देना नहीं है, बल्कि आपको उसके लिए उस कन्विंसिंग भाषा की ज़रूरत है, उस संवाद की कला की ज़रूरत है, जिसके द्वारा आप अपनी बात को बहुत ही परसुएसिव ढंग से, बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से लोगों के आगे आगे रखें और लोग उस चीज़ में विश्वास करें। इसी तरह से कहा जाता है कि बिना भाषाई कला के जागरूकता के और भाषाई कला की जागरूकता के दार्शनिक विचारों को प्रभावी ढंग से नहीं रखा जा सकता, और ना ही दार्शनिक वाद विवाद को संभव बनाया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि संवाद की कला और जो आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति की कला, भाषाई और लैंग्वेज की जो एक आर्ट है, उस आर्ट की बहुत ज़रूरत है दार्शनिकों को अपनी भाषा को पूरी तरह से और अपने विचारों को पूर्ण रूप से समाज में अभिव्यक्त करने के लिए और अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगी एक दार्शनिक को, जिन्होंने कहा है कि टू नो द कन्वेंशंस ऑफ लैंग्वेज इज टू ऑल्सो नो द कन्वेंशंस ऑफ लिटरेचर। कि अगर आप लैंग्वेज के कन्वेंशंस को जानते हैं तो आप लिटरेचर के कन्वेंशंस को जानते हैं। लैंग्वेज के कन्वेंशंस का मतलब क्या हो गया कि अगर आप लैंग्वेज के दर्शन को जानते हैं और अगर आप लैंग्वेज के दर्शन को जानना चाहते हैं, तो आपको लैंग्वेज के साहित्य को जानने की और उसके जो मेन पक्ष है उसको जानने की बहुत आवश्यकता है। इस तरह से मैं कह सकती हूँ इन सारे विचारों में हम जो चीज़ समझे हैं उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, और दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँगी कि दर्शन और साहित्य के संबंध को 3 मुख्य आधारों के द्वारा समझा जा सकता है। पहला आधार है साहित्य में दर्शन, दूसरा है दर्शन में साहित्य, और तीसरा है साहित्य का दर्शन। तो पहला जो है साहित्य में दर्शन, साहित्य में दर्शन इसमें और इसे समझने के लिए साहित्य, इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं कि साहित्य के माध्यम से दर्शन को कैसे किया जाए। जैसे कि आप इसके टाइटल से ही देखें, साहित्य में दर्शन, राइट। तो साहित्य में दर्शन का मतलब है कि साहित्य के माध्यम से किस प्रकार से दर्शन को हम कर सकते हैं और किस तरह से दार्शनिक
जो है हम मीमांसा की जा सकती है। ऐसा देखा गया है कि बहुत से साहित्यिक ग्रंथ जो हैं उनका मुख्य उद्देश्य दार्शनिक समस्याओं की मीमांसा करना है। जैसे कि कालिदास के आप ग्रंथों को अगर देखें और वेद व्यास के अगर ग्रंथों को आप देखें जिसमें मुख्य तो महाभारत ही है, या आप तुलसीदास की मानस को अगर देखें, रामचरितमानस को देखें, या दस्त्यावस्की के ग्रंथों को देख लें, या टॉल्स्टॉय को देखें, कामू के ग्रंथों को देखें, कामू के जो नॉवेल्स को देखें, काफ्का को पढ़ें और सात्र को पढ़ें आधुनिक समय में। ये महान साहित्यकार हुए जिन्होंने साहित्य के माध्यम से दर्शन को समझने का प्रयास किया और दर्शन को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। ये मुख्य रूप से मानव स्वतंत्रता, अस्तित्व और उनकी समस्याओं को अपने साहित्य का विषय मानते थे और इसी के बारे में वो चर्चा करते थे। लेकिन चर्चा का जो एक मेथड था, जो चर्चा की एक जो विधि थी, वो विधि जो थी साहित्यिक थी। नॉवल, उपन्यासों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, न्यूज़पेपर में लेखों के माध्यम से, या सुंदर साहित्यिक ग्रंथों की रचना के माध्यम से उन्होंने इन समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि वो समझते थे कि दार्शनिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए और दार्शनिक लेखों को पढ़ने का तो एक ग्रुप है, लेकिन साहित्य को पढ़ने का जो ग्रुप है वो अथाह है। क्योंकि साहित्य जो है वो समाज के कोने कोने में जाने की एक क्षमता रखता है और कोने कोने में उसका वास है। इसी तरह से दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना समाज में ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से इन्होंने इस अपने दार्शनिक लेखों के माध्यम से किया है। तो इन कंपैरिजन टू दार्शनिक लेख, जो दर्शन के विचार हमारे सामने हैं और जो दार्शनिक ग्रंथ हमारे सामने हैं, उनकी जो एक पॉपुलैरिटी आप कह सकते हैं जो है वो साहित्यिक ग्रंथ जो हैं, साहित्यिक जो नॉवल है हमारे सामने, उनके आगे वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है। जैसे मुझे याद है कि अगर आप मार्टिन हाइडेगर की बहुत ही फेमस एक ग्रंथ का नाम है बीइंग एंड टाइम, उसको अभी तक भी दर्शन जगत के कठिन ग्रंथों में से एक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि मार्टिन हाइडेगर अपनी बहुत ही क्लिष्ट दार्शनिक भाषा के लिए मशहूर है। लेकिन ऐसी भाषा जो कि एक सामान्य मनुष्य के समझ से परे है, उस भाषा का जो एक महत्व है, कहीं ना कहीं उसका महत्व, और आप कह सकते हैं कि उसकी जो एक महत्ता है वो फीकी पड़ जाती है ऐसे माध्यम को जिसको आम जनता जो है बड़े आसानी से समझ सकती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि साहित्य के माध्यम से दर्शन की अभिव्यक्ति को जो है बहुत सारे जो दार्शनिक थे और साहित्यकार भी थे, उन्होंने जो है अपना माध्यम बनाया और अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। दूसरा जो आधार है दर्शन और साहित्य के संबंध को समझने का, उसको दर्शन में साहित्य माना जाता है। मतलब दूसरा आधार जो है वो दर्शन में साहित्य, कि दर्शन जो है उसको हम कैसे साहित्य दार्शनिक लेखों में और दार्शनिक ग्रंथों में कैसे साहित्य जो है वो उजागर होता है। यह दार्शनिक ग्रंथों हम कहते तो हैं कि वो दार्शनिक ग्रंथ है, लेकिन वो दार्शनिक ग्रंथ ना होकर वो साहित्यिक ग्रंथ भी हैं। इसमें हम प्लेटो की एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि प्लेटो ने सिंपोजियम की रचना की और सिंपोजियम के साथ साथ फेडरस की रचना की। ये सारे जो ग्रंथ है, कहा जाता है कि प्लेटो जो थे वो साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक थे और वो ये कहते थे कि पोएट्री और साहित्य जो है वो वर्थ डिस्कसिंग नहीं है। मतलब साहित्य और जो साहित्य के जो विभिन्न आयाम हैं उससे आप दर्शन को नहीं समझा सकते हैं, और दर्शन की जो एक मतलब जो गूढ़ता है वो साहित्य के माध्यम से कभी भी सामने नहीं आ सकती। लेकिन ये हम जानते हैं
कि प्लेटो एक ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने जितने भी अपने ग्रंथ लिखे, जिनको डायलॉग्स भी कहा जाता है, वाद विवाद भी कहा जाता है, वो सारे के सारे डायलॉग जो है वो दुनिया के बहुत ही सुंदर साहित्यों में उनका स्थान है और बहुत ही सुंदर साहित्य के माध्यम माने जाते हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि प्लेटो अपने आप में कितने बड़े साहित्यकार और साहित्य की कला के और उसके स्किल के मास्टर थे। तो पूरे जीवन ही प्लेटो ने साहित्य को क्रिटिसाइज किया, लिटरेचर को, पोएट्री को क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने पोएट्री और लिटरेचर के माध्यम से ही अपने दार्शनिक विचारों की, अपने दार्शनिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति की है और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा है। इसी प्रकार से हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है, उपनिषद मुख्य रूप से दार्शनिक ग्रंथ है और भारतीय दर्शन की तो पृष्ठभूमि है, पर यह ग्रंथ साहित्य के दृष्टिकोण से भी पढ़े जाते हैं। मतलब मैं ये जानती हूँ कि संस्कृत जो विभाग है या जो हिंदी विभाग है, इन अ वेरी लिमिटेड वे, तो वो भी इन दार्शनिक ग्रंथों को, उपनिषदों को, वेदों को, पुराणों को जब उसकी स्टडी करता है तो वो एक साहित्यिक पर्सपेक्टिव से और साहित्यिक दृष्टिकोण से भी उसकी स्टडी करता है। संस्कृत विभाग भी उसकी उस तरह से स्टडी कर लेता है। हालांकि इसको दर्शन की ही मेन ग्रंथ माने जाते हैं और दर्शन का ही मतलब आधार माना जाता है। इसी तरह हम वॉल्टेयर, रूसो और बर्टन रसल, ये इनके अगर हम ग्रंथों को देखें और इनके जब हम दार्शनिक रचनाओं को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये दार्शनिक जो हैं और ये जो थिंकर हैं वो फिलोसोफर्स तो हैं, दे आर ग्रेट फिलोसोफर। चाहे आप रूसो की बात कर लें, चाहे बर्टन रसल की बात कर लें, चाहे वॉल्टेयर की बात कर लें, सात्र की भी अगर आप बात करें, तो ये फेमस हुए हैं दार्शनिक के रूप में, ये बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। लेकिन उनको अगर याद किया जाता है तो उनके साहित्यिक और लिटरेरी लेखों की वजह से याद किया जाता है कि वो इतने सुंदर तरीके से अपनी फिलोसॉफिकल थॉट्स को अभिव्यक्त करते हैं और अपनी अपनी जो आइडियाज़ हैं उनको इतने खूबसूरत तरीके से, अपने विचारों को इतने सुंदर ढंग से रखते हैं कि उनकी जो लेख है उसका जो साहित्यिक मूल्य जो है वो ज़्यादा माना जाता है और साहित्य के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान समझा जाता है। और इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहूँगी, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि साहित्य के माध्यम से जब हम नैतिकता की बात करें और नैतिक विचारों की बात करें और नैतिक मूल्यों की बात करें, वो ज़्यादा आसानी से सामान्य जन को समझाया जा सकता है बिनिस्बत कि हम नैतिकता के ऊपर एक अलग से डिस्कोर्स करें और नैतिकता के विचारों के बारे में बात करें। हमारे यहाँ पे अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में जब मोरालिटी की बात होती तो मोरालिटी जो है हमारे धर्म ग्रंथों से आई है, हमारे धर्म से आई है। धर्म का जो आधार है, मोरालिटी का जो आधार है, वो धर्म ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ हैं। तो दार्शनिक ग्रंथ जो हैं, धर्म ग्रंथ जो हैं, चाहे आप वो मानस की बात करें, चाहे आप महाभारत की बात करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बताते हैं कि भाई किस तरह से दार्शनिक विचार इसके अंदर हैं। ये सिर्फ दार्शनिक विचारों का रिफ्लेक्शन नहीं है या साहित्यिक दृष्टिकोण से इनको नहीं पढ़ा जा सकता, पर ये आपको ये भी बताते हैं कि एक सुंदर जीवन जो है, एक सही तरीके से किसी जीवन को, एक जो एक गुड लाइफ है उसको जीने के लिए हमें कौन से नैतिक मूल्यों को मानना पड़ेगा। तो जीवनचर्या जो है एक मनुष्य की, उसको बताने के लिए और जीवनचर्या जो है एक अच्छे जीवन जीने के लिए जिन नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है उसको बड़े ही सरल शब्दों में कहानी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। रामायण में आपको पता है कि राम के जीवन की कथा है, कहा जाए तो वो सिर्फ एक कथा है, लेकिन साथ में अगर आप मानस को ध्यान से पढ़ें तो वो आपको बताता भी है कि एक पुत्र होना क्या होता है, एक अच्छा पुत्र कैसा होना चाहिए, एक अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी पत्नी का क्या धर्म है, एक अच्छे पिता का क्या धर्म है। तो नैतिकता की जो एक शिक्षा है
वो भी आप कह सकते हैं कि इन ग्रंथों से, जो कि दार्शनिक भी हैं और साहित्यिक ग्रंथ भी माने जाते हैं और माने जाते हैं, उससे नैतिक विचारों को भी बड़े अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। तो इस तरह से ये तीनों पक्ष जो हैं, तीनों पक्ष, दोनों पक्ष बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये दोनों पक्ष बहुत ही अच्छे से साहित्य और दर्शन के संबंध को हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड पक्ष की मैं बात करूंगी, वो थर्ड पक्ष है साहित्य का दर्शन। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि दर्शन में किस तरह साहित्य की अभिव्यक्ति होती है और साहित्य में किस तरह से दर्शन की अभिव्यक्ति होती है। अब जो तीसरा आधार है इनके संबंध को समझने का, वो है साहित्य का दर्शन। तो साहित्य सिर्फ साहित्य नहीं है, साहित्य का दर्शन भी है। तो जब हम साहित्य के दर्शन की बात करते हैं तो इसको समझने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि इसको आप सेकंड ऑर्डर डिसिप्लिन के रूप में समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात यह है कि सेकंड ऑर्डर डिसिप्लिन का क्या अर्थ है। तो इसके अर्थ को सेकंड ऑर्डर डिसिप्लिन तब किसी भी सब्जेक्ट को कहा जाता है और किसी विषय को कहा जाता है जब दर्शन के माध्यम से उस दूसरे विषय के गूढ़ समस्याओं, उसके पक्षों की गहन मीमांसा की जाती है। उसकी समस्या हो गई, उसके अर्थ हो गए, उसके आप कह सकते हो कि उसके जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, उसको जब आप समझने की कोशिश करते हो दर्शन के माध्यम से, तो वहाँ पे साहित्य का दर्शन या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सेकेंड ऑर्डर डिसिप्लिन के रूप में जो है सेकेंड ऑर्डर डिसिप्लिन के रूप में उसे समझा जाता है। तो जब हम साहित्य के दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि हम साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसके डिफरेंट व्याख्याएं हमें मिलती हैं या उसके इंटरप्रिटेशन है, जो उसके अर्थ है और उसकी जो मान्यताएं हैं, उसको हम किस तरह से दर्शन की जो एक मेथड है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। जो उसकी तर्क वितर्क की मेथड है उसके द्वारा हम कैसे इसको समझ सकते हैं। इसको करने के लिए और इस चीज़ को समझने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे प्रश्न है कि अगर साहित्य का जो दर्शन है उसमें हम मुख्य रूप से जो प्रश्न है उसको डील करते हैं और उसको उसमें जो मुख्य प्रश्न हम जिसकी चर्चा करते हैं उसमें हो सकता है कि लेखक किसी लेख के पीछे जो उसकी एक जो मंशा है वो क्या है। तो साहित्य की जब दर्शन की बात होती है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उसके पीछे इंटेंशन है कि किसी लेखक ने इस तरह की रचना की है। जैसे अगर आप निराला को पढ़ें, चाहे आप जयशंकर को पढ़ें या चाहे आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक को पढ़ो, तो ये सिर्फ नाटक नहीं है, उसके पीछे लेखक की एक मंशा है, उसका एक इंटेंशन है, उसका एक आप कह सकते हो कि उसका एक मोटिव है। वो समाज को क्या देना चाहता है उन लेखों को, उन नाटकों के माध्यम से, उन कथा कहानियों के माध्यम से। तो वो मंशा क्या है उसको समझना जो है वो दर्शन का काम है। इसी के साथ साथ हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसके जो लेख है उसका प्रसंग क्या है, उसकी अपनी क्या व्याख्या है और क्या उसके लेख की अलग और कई तरह से व्याख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती, कितना तरह के इंटरप्रिटेशन उसके लेख के किया जा सकते हैं। जैसे आप अगर रामायण को लें तो रामायण का सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन और एक व्याख्या नहीं, हमारे पास अनेक इंटरप्रिटेशन मिलते हैं। गीता के अनेक इंटरप्रिटेशन हमारे पास है, महाभारत के भी हमें कई तरह के इंटरप्रिटेशन मिलते हैं। तो वो जो इंटरप्रिटेशन है, जो वो एक आप कह सकते हैं कि एक व्याख्या हमारे सामने आती है, उसके पीछे क्या इंटेंशन है और क्या वो जो व्याख्या है हमारे पास उसके अलावा कोई और व्याख्या भी की जा सकती है, दूसरी तरह की व्याख्या की संभावनाएं हैं कि नहीं, ये भी हम देखते हैं। इसके अलावा हम प्रश्न कर सकते हैं कि क्या किसी भी साहित्यिक रचना, जब किसी साहित्य की रचना की जा सकती है और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की जा सकती है, तो उसके पीछे किस तरह के
गोल है? क्या उसके पीछे उपयोगितावादी गोल को रखा गया है, या प्रैग्मैटिक अप्रोच को रखा गया है, या मार्क्सिस्ट अप्रोच को रखा गया है, या वहाँ पे फेमिनिस्ट और फीमेल जो स्त्री है वो अपने समस्याओं को उसके द्वारा आपके सामने रखना चाहती है, जिसमें मैं तस्लीमा नसरीन का नाम लेना चाहूँगी और प्रभा खेतान का नाम लेना चाहूँगी। ये और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी महिला लेखिका हुई हैं जिन्होंने एक प्रमुख मुख्य विचारधारा को अपने लेखनी का एक आधार बनाया और उसके माध्यम से उस चीज़ की अभिव्यक्ति की। तो वो मुख्य विचारधारा और दार्शनिक विचारधारा क्या है? क्या वो फेमिनिस्ट है, मार्क्सिस्ट है या उपयोगितावादी है? इसको भी जानने का काम जो है वो दर्शन का है। और मैं कहूँगी कि फ़िलॉसफ़ी ऑफ लिटरेचर जो है वो इन सारी प्रश्नों को अपने इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करता है।